हेलो एवरीवन। बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिंबल, एसआई यूनिट, एवरीथिंग। उसकी तीनों टाइप्स को भी कवर करा था अलोंग विद देयर डायग्राम। उसके बाद अपन ने पढ़ा था स्ट्रेन क्या होता है, फॉर्मूला, सिंबल, एसआई यूनिट, सेम एवरीथिंग। उसकी भी तीनों टाइप्स को कवर करा था अपन ने, याद है, वेरी इजी टॉपिक। उसके बाद क्या पढ़ा था, हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जिसमें एक नई कांस्टेंट का इंट्रोडक्शन हुआ था के, नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज के टॉपिक में क्या करना है, आज के टॉपिक में भी स्ट्रेस और स्ट्रेन की ही बातें करनी है। सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बनने वाला कर्व। ये कर्व कांस्टेंट यानी कि सारे मटेरियल्स के लिए सेम नहीं होता है, लेकिन अपन वो कर्व पढ़ेंगे जिसको मैक्सिमम मटेरियल्स फॉलो करते हैं। दैट इज अ कॉमन कर्व जो मैक्सिमम बुक्स में दे रखा होता है, इवन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सबसे पहले तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व के बीच में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चाहो तो आप अभी पॉज करके रफ कॉपी पेन लेके बैठो, नहीं बैठे तो खुद से नोट जरूर बनाओ। और अगर आप अभी समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, समझ लो ढंग से एक बार फ्लो में, उसके बाद नोट्स बनाओ। लेकिन सेल्फ नोट्स बनाना बहुत अच्छा होता है। स्टार्ट करते हैं। देखो, y एक्सिस और x एक्सिस, ऑब्वियसली सारे ग्राफ दो एक्सिस के बीच में ही बनते हैं, तो हमने भी सबकी तरह दो एक्सिस ले लिए। यहां पे हमने लिखा स्ट्रेन x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमने लिख दिया है स्ट्रेस। अब हमने स्टार्ट करा है हमारा ग्राफ बनाना। ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने बनाई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लाइन कर्व हो गई, उसके बाद ये लाइन ऐसे फ्लक्चुएट हो गई, इस तरीके से क्या हो गई, फ्लक्चुएट हो गई। उसके बाद ये सडनली नीचे आ गई। मार्किंग भी करते हैं। देखो, यहां पे आएगा O, यहां पे आएगा A, बीच में ले लेते हैं एक बार के लिए B, डिटेल में स्टडी करेंगे। यहां पे लेते हैं C, इधर आ जाएगा D और इधर आएगा अपना E। ठीक है, ये हमने सारी डिमेंशंस को मार्क कर दिया, ग्राफ में सारी मार्किंग कर दी। अब आप क्लियरली देख सकते हो मैंने ग्राफ को 5 हिस्सों में तोड़ा है, OA, AB, BC, CD और DE। अपन पांचों की डिटेल स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किसके साथ, O से A के साथ। सबसे पहले O से A की बात करते हैं। ठीक है, O से A की बात करते हैं। तो पहला केस O to A, पहला केस। अगर आप इसमें देख रहे हो, क्लियरली दिख रहा है यार कि ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन। तो मैं यहां बोल सकता हूं पहले पॉइंट में ग्राफ इज लीनियर। लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। ये वो रीजन है जिसमें आपका मटेरियल कंप्लीटली इलास्टिक है। इट इज अ प्योर इलास्टिक रीजन। इट इज अ प्योर इलास्टिक रीजन। प्योर इलास्टिक रीजन वो होता है किसी भी मटेरियल के लिए जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है, यानी कि एक तरीके से वो रीजन जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप चाहो तो दोनों तरफ फॉर्मूला भी लिख सकते हो, F अपॉन A प्रोपोर्शनल डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक तो अच्छा। अगर आप इसमें नोटिस करो यार, ये ग्राफ देखो ढंग से, आप देखो इधर, ये स्ट्रेट लाइन तो है O से A तक, लेकिन जो इसका X के साथ एंगल बन रहा है, इट इज नॉट एग्जैक्टली 45। आई थिंक द एंगल इज क्वाइट मोर देन 45। वाई? क्योंकि ये लाइन Y की तरफ काफी इंक्लाइंड है एज कंपेयर टू X। Y की तरफ झुकी हुई ज्यादा है, इसको Y से ज्यादा प्यार है, X से कम प्यार है। स्ट्रेस के पास ज्यादा है, स्ट्रेन से दूर है। तो इस केस में जो थीटा है, इट इज नॉट इक्वल्स टू 45। इनफैक्ट थीटा इज ग्रेटर देन 45। 45 से बड़ा है। अच्छा, अगर अब बात करें हम स्लोप की बात करें, स्लोप का बड़ा ही बेसिक सा फॉर्मूला जो आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, वो होता है tan थीटा। tan थीटा 45 होता है तो tan 45 होता है 1।
आपका थीटा 45 से बड़ा है, तो अगर 45 से बड़ा है तो स्लोप होगी ग्रेटर देन 1, स्लोप विच इज इक्वल टू tan थीटा इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अच्छा अब स्लोप की डिटेल में भी बात करते हैं। स्लोप होता क्या है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, यानी कि चेंज इन स्ट्रेस अपॉन चेंज इन स्ट्रेन। स्लोप क्या होता है भाई? स्लोप होता है हमारा चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि चेंज इन स्ट्रेस अपॉन चेंज इन स्ट्रेन, चेंज इन स्ट्रेस अपॉन चेंज इन स्ट्रेन। स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस इज द स्लोप। स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस क्या होता है? ये होता है के, ये आपने पढ़ा है हुक्स लॉ में। क्या होता है? ये के होता है, और के को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। के को क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर? तो यहां पे जो स्लोप है वो है चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, बिकॉज द ग्राफ इज अ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन विच इज इक्वल टू k। k इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। बहुत इजी पार्ट है, अभी तक सिर्फ अपन पहले फेज की बात कर रहे हैं विच इज O2A। अच्छा, अगर आप इसमें क्लियरली देखो यार, ये ग्राफ एंड कहां हो रहा है? ये एंड हो रहा है A पे। इसका मतलब ये हुआ कि A मेरे लिए क्या है, इसको मैं अलग लिखता हूं। तो इस A को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी कि जो मैं इस ग्राफ में बात कर रहा हूं, किस चीज की? मैं इस ग्राफ में बात कर रहा हूं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इस पॉइंट की। ये सिर्फ कब तक वैलिड है? बल्कि ये सारे पॉइंट्स ही सिर्फ कब तक वैलिड है? ओनली टिल पॉइंट ए। दे आर वैलिड ओनली अप टू ए। ए के बाद ये पॉइंट्स फॉलो नहीं होते हैं, यानी कि ओ से ए वो रीजन है जिसमें हम इस मटेरियल को बहुत ज्यादा स्ट्रेस देंगे तो बहुत छोटा स्ट्रेन आएगा। यानी कि ये कंप्लीट हुक्स लॉ वाला रीजन है जिसमें ये एक दूसरे के प्योरली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये एक प्योर इलास्टिक रीजन है। ठीक है, प्योर इलास्टिक रीजन जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। अब वैसे प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? जनरल मीनिंग में समझाता हूं। जनरल मीनिंग, मान लो ये है स्ट्रेस, यहां पे आपने यहां लिखा स्ट्रेस, नीचे लिखा स्ट्रेन, और इनकी आपने कुछ वैल्यूज लिखी। ठीक है, जब 0 0 पहली वैल्यू, ठीक है चलो, स्ट्रेस हुआ 5, स्ट्रेन हुआ 2, स्ट्रेस हुआ 10, स्ट्रेन हुआ 4, स्ट्रेस हुआ 15, स्ट्रेन हुआ हमारा मान लो 6। हर बार आप नोटिस करो स्ट्रेस में 5 का चेंज आ रहा है, इक्वल चेंज आ रहा है, तो स्ट्रेन में भी इक्वल चेंज आ रहा है। हर बार जब आप इनका रेशो करोगे तो 2.5 निकलेगा विच इज अ कांस्टेंट, एंड द कांस्टेंट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस इज नोन एज प्योर इलास्टिक रीजन। ये जो चीज है ना, ये चीज, ये वैल्यूज, ये पॉइंट ए तक ही वैलिड होती है। उसके बाद ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, उसके बाद की कहानी चेंज हो जाती है। तो ये स्टोरी सिर्फ आपकी पहली स्टोरी है विच इज O2A। दिस इज द फर्स्ट स्टोरी, O2A। A is known as the limit of proportionality। ठीक है, क्लियर? पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। चलो आगे पढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या पढ़ना है। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा, नहीं किया तो आप बढ़िया है, खुद से नोट्स बनाओ और भी अच्छी बात है। देखो अब आगे क्या पढ़ना है अपने को। अब आएगा अपना सेकेंड केस विच इज A to B। सेकेंड केस इज A to B। A से B के केस को डिस्कस करते हैं। It is not a pure elastic region, not pure elastic region, but still it is elastic region। ठीक है ना, ये प्योर इलास्टिक रीजन नहीं है लेकिन स्टिल ये इलास्टिक रीजन है, या हम बोल सकते हैं O से B तक एक इलास्टिक रीजन है, एक ही बात है। तो पहली बात ये क्या है? ये इलास्टिक रीजन होता है, यानी कि इसमें भी बॉडी जो है क्या करती है? खुद को रीस्टोर करने की कोशिश करती है। कब? जब एक्सटर्नल फोर्स रिमूव हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं यार इस स्केल की, मैंने इसको बहुत ताकत दी इनिशियली, चेंज बहुत छोटा सा आया, ये था O से A। सडनली जब क्या वो चेंज आने लगा तो थोड़ी सी ताकत मेरी कम लगी और चेंज ज्यादा आया।
मतलब इस बार जो है ये ग्राफ मेरे फेवर में आ गया। ये चाहता है कि मैं मेहनत थोड़ी सी कम करूं और मुझे रिजल्ट ज़्यादा मिले। जो लाइफ में होता है, जो आपकी पढ़ाई में होता है, जो बिजनेस में होता है, इनिशियली बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रिजल्ट कम आता है। उसके बाद क्या होता है, मेहनत थोड़ी कम करते हैं, रिजल्ट ज़्यादा आता है। तो ये वो वाली सिचुएशन है। ठीक है, इस बार जो ग्राफ है वो स्ट्रेन को ज़्यादा प्यार करता है, स्ट्रेस को कम प्यार करता है। ठीक है, ग्राफ इज नॉट लीनियर, ग्राफ इज नॉट लीनियर, इट इज अ कर्व्ड लाइन बेंट टुवर्ड्स स्ट्रेन, बेंट टुवर्ड्स स्ट्रेन। ठीक है, अगर बात करें स्लोप की, स्लोप कांस्टेंट नहीं है, स्लोप इज वेरिएबल। स्लोप क्या है, वेरिएबल है। स्लोप कांस्टेंट होती है जब ग्राफ लीनियर होता है, ये लीनियर नहीं है, कर्व्ड लाइन है, तो इसकी स्लोप जो है वो वेरिएबल है। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब ए से बी के रीजन में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा, ए से बी के रीजन में हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, हम ये बोल सकते हैं चेंज इन स्ट्रेस, नहीं, चेंज इन स्ट्रेन, चेंज इन स्ट्रेन इज मोर देन चेंज इन स्ट्रेस। रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, ताकत थोड़ी कम लगेगी। उल्टा कहानी घूम रही है इस बार। ठीक है, यहां तक उल्टी कहानी घूमने लग गई। अच्छा, ए से बी में लास्ट ग्राफ कहां जा रहा है, बी पे जा रहा है। बी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। एक और नाम जो बी का होता है वो होता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। ये बी का एक और नाम होता है, यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं और लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बी पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है ना, ये स्ट्रेस, ये चीज, ये जो बी पॉइंट पे स्ट्रेस है, ठीक है, इसको बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। क्या बोला जाता है इसको, यील्ड स्ट्रेस। दैट इज, ये वो लास्ट वो स्ट्रेस है जब आपका ग्राफ इलास्टिक रीजन से बाहर निकल जाएगा और प्लास्टिक रीजन में एंटर कर जाएगा। ये वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेस है जब ग्राफ आपका इलास्टिक रीजन से, मटेरियल इलास्टिसिटी से बाहर चले जाएगा और प्लास्टिसिटी में आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर यहां तक? तो अब आप एक बार चेक करो, इसको ढंग से कॉपी करो, कॉपी नहीं कर रहे तो इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, एक बात और आप इसमें ये लिख सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। क्या अपन यहां ऐड ऑन कर सकते हैं, इफ एफ ई यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड, अगर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव हो गया तो बॉडी पूरी रीगेन हो जाएगी, बॉडी पूरी रीगेन हो जाएगी। ये सीधा आके ओ से जुड़ जाएगा, यानी कि जैसी बॉडी ओरिजिनल थी वो वापस वैसी हो जाएगी। इफ एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड देन बॉडी विल रीस्टोर कंप्लीटली। ठीक है, बॉडी पूरी तरीके से रीस्टोर हो जाएगी। क्लियर, आ गया समझ में? पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। आगे पढ़े, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट केस क्या है ग्राफ का अपना। अब अपने ग्राफ का नेक्स्ट केस है बी से सी। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या है, थर्ड रीजन इज बी टू सी। ये अपने ग्राफ का थर्ड रीजन है। क्लियर, ठीक है, थर्ड रीजन पे आते हैं, बी टू सी। बी टू सी क्या है, बी टू सी इज द रीजन विच इज बियॉन्ड इलास्टिसिटी। यानी कि यहां पे बॉडी खुद की इलास्टिसिटी को छोड़ चुकी है, अब वो प्लास्टिक रीजन में एंटर कर चुकी है। इट इज द एंट्रेंस ऑफ प्लास्टिसिटी, इट इज द रीजन बियॉन्ड इलास्टिसिटी। यानी कि हम ये बोल सकते हैं, पहला पॉइंट तो बता ही दिया मैंने आपको, इट इज बियॉन्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, सेकेंड चीज, ये वो एरिया है जहां पे चेंज इन स्ट्रेस, चेंज इन स्ट्रेस इज वेरी लेस देन चेंज इन स्ट्रेन। या हम उल्टा बोले, चेंज इन स्ट्रेन इज कंपैरेटिवली वेरी हाई देन चेंज इन स्ट्रेस। ताकत आपकी काफी कम लगेगी और रिजल्ट आपको काफी अच्छा मिलेगा। बहुत कम मेहनत करने पे भी
बहुत कम मेहनत करने पे भी ये काफी लंबा खिंच जाएगा। तो बी से सी वो रीजन होता है। ठीक है, क्लियर आ गया। यानी कि ये वो पार्ट है जिसमें ये ग्राफ और ज्यादा स्ट्रेन से प्यार करने लग गया, स्ट्रेस से दूर जाने लग गया। ठीक है यहां तक। अच्छा, ये भी लीनियर नहीं है। अब आगे का कोई भी पार्ट लीनियर नहीं है, सब कर्व्ड है, यानी कि किसी की भी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, सब वेरिएबल स्लोप के ग्राफ है। इसमें एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात, इवन इफ स्ट्रेस बिकम्स जीरो, इवन इफ स्ट्रेस बिकम्स जीरो, स्ट्रेन विल नॉट बिकम जीरो। मतलब आपने इसको इतना खींच दिया कि अगर आप ताकत अब लगाना बंद कर भी दोगे तो भी ये खिंच तो चुका, तो भी हो सकता है ये इतना से इतना बन के वहीं रह जाए, वापस नहीं आ पाए, क्योंकि ये इलास्टिक रीजन से बाहर जा चुका है। ठीक है, अब आप इसकी इलास्टिसिटी के लिमिट के बाहर तक इसको खींच चुके हो, आपने इतनी ज्यादा ताकत लगाई कि आप इसकी इलास्टिसिटी के बाहर पहुंच गए। तो इसमें एक तरीके से परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, एक परमानेंट चेंज आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया, परमानेंट सेट आ गया, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो इवन इफ स्ट्रेस इज लेस नॉट जीरो, ठीक है, इवन इफ स्ट्रेस इज जीरो, इवन इफ स्ट्रेस इज जीरो, स्ट्रेन इज नॉट जीरो। ताकत में लगाना बंद भी कर दूंगा तो भी एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। मतलब अब ये ग्राफ मैंने अगर सी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, टेबल पे रख दिया, तो भी पूरी तरीके से ये रीस्टोर नहीं हो पाएगा, इसमें कोई ना कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। दिस इज द परमानेंट चेंज। ये खुद की ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन नहीं करेगा। ठीक है यहां तक। तो अगर स्ट्रेस जीरो है तो भी स्ट्रेन जीरो नहीं होगा। इसका मतलब बॉडी विल नॉट रीस्टोर कंप्लीटली, बॉडी विल नॉट रीस्टोर कंप्लीटली, बॉडी पूरी तरीके से रीस्टोर नहीं होगी। इसका मतलब देयर माइट बी अ परमानेंट डिफॉर्मेशन, या परमानेंट सेट या परमानेंट स्ट्रेन, कुछ भी बोल सकते हैं। देयर माइट बी अ परमानेंट स्ट्रेन, देयर माइट बी अ परमानेंट सेट, देयर माइट बी अ परमानेंट चेंज, देयर माइट बी अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। और वो डिफॉर्मेशन जो इलास्टिक रीजन के बाहर चले जाता है उसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि यहां जो ये डिफॉर्मेशन आया है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। द डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड इट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। यानी कि ये वो रीजन है जहां पे ये अब लोहा लोहा नहीं बोला जाएगा, प्लास्टिक बोला जाएगा। लोहा लोहा नहीं बोला जाएगा, प्लास्टिक बोला जाएगा। देखो मैं ताकत लगा रहा हूं, अभी मैं छोड़ दूंगा ये बाउंस बैक होके नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन मैं इतनी ताकत लगा दूं कि इसमें परमानेंट ही बेंट आ जाए, तो इसका मतलब मैं बी पॉइंट से आगे पहुंच चुका हूं, तो इसमें एक परमानेंट चेंज आ जाएगा। ठीक है, आप नोटिस करो यहां आ गया, ये स्केल ढंग से देखो, ये बेंट हो चुकी है, हो गई ना। अब मैं इस पे ताकत नहीं लगा रहा तो भी इसमें एक परमानेंट स्ट्रेन आ चुका है, ये परमानेंटली बेंट हो चुकी है, तो एक परमानेंट सेट इसमें आ गया, इसकी शेप परमानेंटली चेंज हो गई। ठीक है, इजी है बहुत। तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब पढ़ते हैं आगे किसमें। देखो फर्स्ट रीजन हो गया है, सेकंड हो गया है, थर्ड हो गया है। अब आते हैं हम हमारे फोर्थ केस पे, सी से डी, सी टू डी की कहानी पे आते हैं। इस बार तो भाई इस जो मटेरियल है उसको स्ट्रेन से अत्यंत प्यार हो चुका है, वो ये चाहता है कि आप तो मेहनत ही ना करो, ना के बराबर जीरो, और इसमें चेंज आता ही जाए। यानी कि स्ट्रेन का चेंज बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू स्ट्रेस। ताकत बहुत ही कम लगेगी और चेंज बहुत ही बड़ा आ जाएगा। मतलब यार नूडल की तरह, जरा से मैं ही खिंच गया, ताकत ही नहीं लगाई, अपने आप ही खिंच गया, ऐसा लगेगा अपने आप ही खिंच गया, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो कोई गलती ही नहीं है। वो वाली बात हो गई।
तो ये C2D का रीजन होता है, ठीक है। इट इज अ कंप्लीट प्लास्टिक रीजन, इट इज अ कंप्लीट प्लास्टिक रीजन, या हम बोले इट इज अ प्योर प्लास्टिक रीजन, ठीक है। ग्राफ इज नॉट लीनियर, देयरफॉर स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। यहां तक स्ट्रेस बढ़ेगा मानते हैं, लेकिन स्ट्रेन उसके रिस्पेक्ट में कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा, ये भी मानो। दैट इज चेंज इन स्ट्रेस इज देयर बट चेंज इन स्ट्रेन इज वेरी ह्यूज, बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। इस ग्राफ में C से D में D इसका लास्ट पॉइंट है, भाई C से D में D तो लास्ट पॉइंट है ना, तो D को क्या बोला जाता है, D इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। एट D स्ट्रेस इज मैक्सिमम, यानी कि ये वो पॉइंट है जिसके बाद आप चाह के भी और ताकत नहीं लगा सकते। जरा सी और लगाई, इंच भर भी जरा सी लगा दी, टूट जाएगा। मतलब मैक्सिमम वो जितना डिफॉर्मेशन झेल सकता था आपने उतना ला दिया, अब जरा सी ताकत भी वो नहीं झेल पाएगा, वो टूट जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में। तो एट डी जो है आपका जो स्ट्रेस है वो मैक्सिमम है। अब इसके बाद आप और स्ट्रेस नहीं लगा पाओगे, लेकिन फिर भी स्ट्रेन अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है, फिर भी स्ट्रेन अपने आप ही आ जाएगा। सो डी पॉइंट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस किसको बोलते थे, स्ट्रेच करने वाले स्ट्रेस को। मैंने स्केल पे इतनी ताकत लगा दी कि ये हद से ज्यादा ही चौड़ा हो चुका है, लंबा हो चुका है, अब मैं ताकत नहीं भी लगाऊंगा तो ये हो सकता है कि अपने आप ही और ज्यादा लंबा हो जाए और टूटने के वर्ज पे आ जाए। टूटेगा नहीं, टूटने के वर्ज पे आ जाएगा। अभी इंतजार करेगा कि मुझे जरा सा छेड़ दो, मैं फट टूट जाऊंगा, लेकिन अगर छेड़ोगे तो अपने आप नहीं, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमली थिनिंग हो गई इसकी। तो ये इसका C से D का रीजन है। पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो। अब आते हैं ग्राफ के लास्ट फेज पे, विच इज D to E। फिफ्थ रीजन इज D to E। D से E में क्या होगा, D से E वो रीजन है जहां पे आपका स्ट्रेस गायब हो चुका, बल्कि डिक्रीज हो रहा है, फिर भी स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है। स्ट्रेन तो बढ़ रहा है लेकिन स्ट्रेस है ही नहीं, तो हम बोलेंगे इस ग्राफ में स्ट्रेस क्या है, एब्सेंट, गायब हो गया। डर गए हम कि जरा सा भी और मत छेड़ो टूट जाएगा, फिर भी स्ट्रेन आ रहा है, फिर भी स्ट्रेन जो है आ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फिर भी स्ट्रेन आ रहा है यानी कि इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज एब्सेंट, गायब हो चुका है ये, या अपन बोले इज लीस्ट, मिनिमाइज हो चुका है। इसका मतलब मटेरियल की जो थिनिंग है वो मैक्सिमम लिमिट तक जा चुकी, थिनिंग ऑफ मटेरियल इज मैक्सिमम, इससे ज्यादा और पतला नहीं हो सकता। मतलब नूडल जितना पतला हो सकता था, वायर जितना पतला हो सकता था, वो हो चुका है। जरा सा भी और कर दोगे फट टूट जाएगा, कड़क टूट गया, ठीक है। सॉलिड माइट अपीयर एज फ्लूइड, ये भी याद रखना है। सॉलिड आपको ऐसा लगेगा यार कि मेरे बिना ताकत लगाई तू तो खिंच रहा है, तू लंबा हुए जा रहा है, मैं तो ताकत ही नहीं लगा रहा। तो सॉलिड माइट अपीयर एज फ्लूइड, सॉलिड को देख के लग सकता है यार तू तो सॉलिड ही नहीं, तू तो फ्लूइड है, तू तो अपने आप ही खिंच रहा है, तू तो अपने आप ही बह रहा है, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। अच्छा, ई को क्या बोला जाता है, ई को बोला जाता है फ्रैक्चर पॉइंट। ई इज फ्रैक्चर पॉइंट, ऑल्सो नोन एज रप्चर पॉइंट, क्लियर, ऑल्सो नोन एज रप्चर पॉइंट, ठीक है। आ गया समझ में, इजी है। पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे।
अब देखो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें जब आप ग्राफ बनाते हो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, जब आप ग्राफ बनाते हो तो इनिशियली तो बनती है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। उसके बाद आती है कर्व्ड सबकी तरह, फिर उसके बाद ऐसे इंक्रीज, फिर ये जब आप डी पॉइंट पे पहुंचते हो तो कुछ का ग्राफ ऐसे चले जाता है। इन मटेरियल्स को बोला जाता है डक्टाइल, मतलब यानी कि ये हुए हमारे जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, यानी कि मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी यानी कि मेटल्स, आयरन, एल्यूमिनियम, एवरी वन लाइक मेटल्स आर वेरी डक्टाइल, वेरी मीलिएबल। उनकी बहुत पतली शीट्स बनाई जा सकती है, बहुत पतले वायर्स बनाए जा सकते हैं। तो मेटल्स का जो ये वाला पार्ट है ना, ये देखो ये कितने दूर है, मेटल्स को आप बहुत पतला कर सकते हो। लेकिन अगर बात करें जैसे शुगर के क्रिस्टल की, सॉल्ट के क्रिस्टल की, या इस पेन की, तो यह जरा सी ताकत लगाऊंगा ना, ये ऐसे फोल्ड नहीं होगा, ये कड़क टूट जाएगा, कड़क टूट गया, ठीक है। लेकिन मैं इस वायर पे लगाऊंगा, देखो मैंने लगा दिया, ये बेंड हो गया आसानी से, इसको कोई परेशानी नहीं आई, खोलूंगा खुल जाएगा, बेंड हुआ हो जाएगा, ये इतनी आसानी से होगा क्या? नहीं। तो इसका जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से होगा। नो डाउट इसकी इलास्टिसिटी अच्छी है क्योंकि ये रिबाउंड करेगा, ये रीस्टोर अच्छा करेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसमें वही कर्व आएगा, सेम जो इसमें कर्व आया, ये इसमें उठाव आएगा ग्राफ में। जैसे ही डी पॉइंट पे पहुंचूंगा जस्ट बगल में ई पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल जस्ट बगल में, यानी कि ये जरा सी भी थिनिंग को झेल नहीं पाएगा, ये फट टूट जाएगा। तो ऐसे कई मटेरियल्स होते हैं इस तरीके के जिनमें इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन उनमें प्लास्टिसिटी नहीं होती। आप उनको मर्जी चाहे जितना खींच लो, वो उसमें तैयार है। दे हैव अ वेरी हाई इलास्टिसिटी बट दे आर नॉट प्लास्टिक। ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं इलास्टोमर्स। क्या बोलते हैं भाई? इलास्टोमर्स। क्लियर? आ गया समझ में? तो अब अपने को आगे बस इनके बारे में छोटी सी डिटेल पढ़नी है, ठीक है ना, इनके बारे में छोटी सी डिटेल पढ़नी है। देखो, इलास्टोमर्स, सब्सटेंसेस विच कैन बी स्ट्रेस्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन्स, एग्जाम्पल टिश्यू और एओर्टा और रबर। ये बहुत खिंचने को तैयार है, लेकिन आप सोचो कि ये मेटल की तरह डक्टाइल होंगे, वो नहीं होंगे, खिंच जाएंगे, रीस्टोर हो जाएंगे। लेकिन आपने ओवर लिमिट खींच दिया तो खट टूट ही जाएंगे, ठीक है ना, खिंच के वैसे नहीं रह जाएंगे। आप उंगली को खींच दो पूरी, छोड़ के रीस्टोर हो जाएगी। इतनी खींच दोगी फिर तो टूट ही गई। ऐसा थोड़ी होगा कि आप खींचते गए लंबी होके वहीं रह गई। आज मेरी उंगली इतनी लंबी है, कैसे हो सकता है? फिर तो क्या होता कि जिनकी हाइट बहुत ही छोटी होती तो उनको दो तरफ से पकड़ते और खींचते ही रहते। भाई एक दिन में इंसान लंबा हो गया, 4 फुट का इंसान 6 फुट का हो गया, 7 फुट का हो गया, कोई छोटा ही नहीं होता कभी भी। तो अपनी बॉडी क्या है, इलास्टिसिटी की में अच्छी है। आप खींचोगे छोड़ के वापस हो जाएगी, खींचोगे छोड़ के वापस वैसी हो जाएगी, यानी कि रीस्टोरेशन बहुत अच्छा है। लेकिन आप सोचो कि हमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाए, हम खिंच के वैसे की वैसे ही रह जाएं। आज मैं उंगली खींच के इतनी लंबी कर दूंगा, मेरी कैसे करूंगा भाई साहब, टूट जाएगी इतनी देर में। तो ये होते हैं इलास्टोमर्स। इनका प्लास्टिक रीजन ना के बराबर होता है, इनका प्लास्टिक रीजन ना के बराबर होता है, यानी कि इनमें परमानेंट सेट लाना बहुत मुश्किल है, इनमें परमानेंट सेट लाना बहुत मुश्किल है। ये स्ट्रेच हो जाएंगे, उसमें इनको परेशानी नहीं है। लेकिन आप बोलो कि अब मैं स्ट्रेच करके छोड़ रहा हूं, तू वैसे ही रहना, उसमें परेशानी है। ये बोलेंगे मैं तो वापस मेरी जगह जा रहा हूं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है टिश्यूज ऑफ एओर्टा। एओर्टा पता ही है आप लोगों को क्या होती है भाई? एओर्टा होती है अपनी ब्लड वेसल, है ना, सबसे बड़ी आर्टरी को एओर्टा बोलते हैं। और एक रबर को आप खींचते गए छोड़ोगे वापस चले जाएगा, ओवर लिमिट खींच दोगे खट टूट जाएगा, ठीक है ना। आप रबर को बोलो आप तो खिंच के ही रह ले, तो वो ऐसे नहीं रह सकता, टिश्यूज ऐसे नहीं रह सकते। इनका इलास्टिक रीजन बहुत बड़ा है ऑब्वियसली, तभी तो इनको हम नाम दे रहे हैं इलास्टोमर्स, ठीक है ना। और ये जो है हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। मैक्सिमम मटेरियल्स दे डू नॉट हैव प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन है ही नहीं।
यानी कि खिंच के आप इनको बोलो वैसे ही रह ले यार, आज तू लंबा रह ले, आज हमने तुझे खींचा है, नहीं, वो तो वापस वैसा ही हो जाएगा जैसा वो ओरिजिनल है। कहीं भी छोड़ोगे वो परमानेंट डिफॉर्मेशन कभी नहीं लाएगा, वो खुद की ओरिजिनल प्लेस पे वापस हमेशा आएगा, हमेशा आ जाएगा। ठीक है। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब जिनका प्लास्टिक रीजन ना के बराबर है। तो आप यहाँ पे ये जो मटेरियल था आपका, आप इसको इलास्टोमर की जगह आप इसको ब्रिटल भी लिख सकते हो। ठीक है ना, आप इसको ब्रिटल भी लिख सकते हो, एक ही बात है भाई। ये बहुत ही ज्यादा क्लोज आ चुके, फ्रैक्चर पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पॉइंट डी, तो ये ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं। लाइक शुगर क्रिस्टल, जरा सा भी खींचोगे कट टूटेगा ही। ठीक है, तो ब्रिटल का प्लास्टिक रीजन बिल्कुल भी नहीं होता है। इलास्टोमर्स जिनका प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं है, जीरो प्लास्टिक रीजन, जीरो जीरो, बिल्कुल ही जीरो, ये तो बिल्कुल भी स्ट्रेच हो जाएंगे लेकिन वैसे के वैसे नहीं रहेंगे, ओरिजिनल बन के बताएंगे। ठीक है। डक्टाइल, टेंसाइल, मिलिएबल, ये हमारे मेटल्स होते हैं। बेस्ट डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी गोल्ड और सिल्वर में होती है। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। तो पॉज करेंगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पॉज करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे, या आप चाहो तो अब ले लो, क्लीन स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा है भाई? आज का टॉपिक था अपना स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ, ये आज का टॉपिक था, ये आज अपन ने कवर करा है। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा? नेक्स्ट वीडियो में अपन कोशिश करेंगे, बल्कि कोशिश क्या, अपन पक्का करेंगे क्या, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है उसको डिटेल में समझेंगे, एवरीथिंग, और साथ में उसकी टाइप्स को भी कवर करेंगे, उसके डायग्राम्स को भी कवर करेंगे। ठीक है ना, तो ये अपना नेक्स्ट वीडियो का टारगेट रहेगा। आज के वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज इसको दोबारा देखो, खुद से नोट्स जरूर बनाओ। सिर्फ आज मैंने ग्राफ पे फोकस करा है ताकि मिक्स अप ना हो टॉपिक्स, प्योरली आज का वीडियो सिर्फ ग्राफ पे चला है। फिर भी कोई डाउट है आप वीडियो को दोबारा देखो, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।